नमस्कार, दी वन इंडिया शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बात दिल्ली चुनाव की, क्योंकि प्रचार का शोर खत्म हो गया है। अब जनता को मन बनाना है कि 5 तारीख को बटन कहां दबेगा। त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में, लेकिन नाक का सवाल कम से कम आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए तो है ही, और कांग्रेस के लिए मतलब 15 साल जो शीला दीक्षित का शासन रहा उसकी याद तो लोगों को दिलाई जा रही है, लेकिन आज की तारीख में जमीन पर कितना रिवाइव हो पाएगा ये फैसला 5 तारीख को होना है। तो आज हमारे साथ खास मेहमान हैं बात करने के लिए। हमने सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का एक पैनल आज तैयार किया है और आज उनसे जानने समझने की कोशिश होगी कि हवा किस तरफ बह रही है, किस तरफ बह सकती है, या आखिरी मोमेंट पर भी कुछ चेंज हो सकती है, बदल सकती है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जावेद अंसारी जी हैं, अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत के लिए, पॉलिटिकल कमेंटेटर सुजाता पांडे भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी भी हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगी। तो सबसे पहले देखिए, पूछना तो यही पड़ेगा कि किस तरफ आप मुकाबले को जाता हुआ देख रहे हैं। तो जावेद जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या लग रहा है, दिल्ली वाले किस पर भरोसा जताने वाले हैं इस बार? देखिए, मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल बाजी मार लेंगे। लेकिन बाजी मार लेंगे क्या, पिछली 2 बार का जो उनका प्रदर्शन था उसको रिपीट करेंगे, इसमें मुझे शक है। और अगर 50 से कम सीटें आती हैं तो उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा दिन तक ये सरकार चलेगी, ये मुझे इसमें भी बहुत बड़ा मुझे शक और शुबा है। मेरे ख्याल से 2-3 मुद्दे हैं जो डिटरमिन करेंगे इस इलेक्शन को। एक तो देखिए, जो बीजेपी का हार्ड कोर वोटर है वो बीजेपी से खिसका नहीं, जो आम आदमी का कोर वोटर है, जो बेनिफिशियरी क्लास है, जो आम आदमी की वेरियस स्कीम से, मोहल्ला क्लिनिक से, फ्री बिजली पानी से जिन्होंने बेनिफिट किया है वो भी नहीं खिसके। देखना ये है कि जो मिडिल क्लास, जो अखबार टीवी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, वो लिकर गेट, शीश महल से कितना प्रभावित हुआ है, और ख़ास तौर से कल के बजट से जो मिडिल क्लास के लिए, एक सैलरीड क्लास के लिए जो एक राहत थोड़ी सी मिली, तो उससे प्रभावित होकर किस तादाद में वो मूव करता है आम आदमी से। और आम आदमी सरकार बना पाएगी ये नहीं हद तक निर्भर करेगा कांग्रेस पार्टी का कैसा प्रदर्शन होता है। कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज या कांग्रेस पार्टी की जितनी ज़्यादा सीट आएगी, जितना कांग्रेस को वोट मिलेगा वो आम आदमी का ही मिलेगा, वो बीजेपी का वोट नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका सब्सटेंशियल वोट बैंक है दिल्ली में, वो केजरीवाल जी उनके फर्स्ट चॉइस नहीं है। उनसे उनको काफ़ी नाराज़गी है लोगों को, ख़ास तौर पे उनका जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का 2 साल, 2.5 साल पहले के जो राइट्स थे उसमें जो इनका बिल्कुल जो उनका जो रवैया था वो बीजेपी से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। और थोड़ा बहुत दलित्स जो अम्बेडकर वाली कंट्रोवर्सी को लेके वो थोड़ा कांग्रेस की तरफ ग्रेविटेट किए हैं। बट कहीं आखिरी मोमेंट पे ऐसा तो नहीं होगा कि वो सोचेंगे कि चलो भाई ठीक है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, लेसर इविल है, तो इनको वोट देते हैं वरना बीजेपी आ रहेगी। तो ये देखना होगा। आज और कल की रात निर्णायक होगी। ठीक है, सुजाता पांडे जी, आपका क्या एनालिसिस है? किसके पास ज्यादा एडवांटेज है अभी? नहीं, एडवांटेज तो बीजेपी का ही है, क्योंकि उसका सिंपल गणित है। एक के पास डबल एंटी इनकम्बेंसी है आपके पास, और इनके पास डबल इंजन की सरकार का वादा है। तो वो एक साफ साफ दिखता है, क्योंकि देखिए, जो पिछली बार जब एमसीडी आप जीती थी तो बड़े ढोल बजाए बजाए थे, लेकिन मैंने तभी समझा था कि ये जो है इनको गले पड़ेंगे जब नेक्स्ट में इलेक्शंस होगा विधानसभा का, क्योंकि हर बार ये इलेक्शंस इसी जीते थे कि कहते थे सड़कें साफ नहीं है तो भाई बीजेपी वाले बैठे हुए एमसीडी पे, तो सारा ब्लेम शिफ्ट होता था, टोपी ट्रांसफर का गेम होता था। इस बार वो नहीं कर पाएंगे, तो ये डबल इनकम्बेंसी हो गई। जो उस समय की जीत है वो उनकी हार का कारण बनने वाली है। और साथ ही साथ ये जो देखिए, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी दिल्ली के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी, ईमानदार नेता की छवि ओवरऑल, और दूसरा जो डिलीवरी, दोनों पे डेंट लगा है। और जब वो डेंट लग जाता है ना, तो फिर मिडिल क्लास भी खसकता है, क्योंकि मिडिल क्लास जो बोलते हैं सिर्फ बजट की बात हो रही है, बट मेरे हिसाब से मिडिल क्लास सिद्धांतवादी क्लास भी होता है। उसके पास बहुत पैसा नहीं होता पर बहुत इज्जत जैसी चीज होती है, मतलब
मोरल्स काफी हाई होते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी की छवि पे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में बिठाता है और मोदी जी को हिंदुत्व के नारे पे बिठाता है और डिलीवरी के नाम पे। तो वो वहां पे डेंट हुआ है। उस सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है, वो तो अमिताभ बताएंगे, कि महिलाएं किस तरफ स्विंग कर रही हैं। हालांकि वो दिखता है थोड़ा कि आपकी तरफ है, लेकिन अगर आप इलेक्टोरल देखेंगे, जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, मेल आउट नंबर वुमेन। तो अब लास्ट में गेम आ जाता है टर्नआउट किसका होता है, तो वहां पे आरएसएस बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि आरएसएस का काम ही है घर घर नॉक करना और कहना कि आप जाइए, निकलिए, वोट दीजिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा। वो ये जो महाराष्ट्र में भी फैक्टर था, वो और दिल्ली में भी देखा। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर सुजाता जी ने उठाया, और अमिताभ जी आपका भी मैं इस पे कमेंट जरूर चाहूंगी। नीरजा जी भी आ गई हैं हमारे साथ। मैम स्वागत है आपका भी पैनल में। अमिताभ जी, लेकिन फर्स्ट मैं ये एक रिएक्शन आपसे चाहूंगी यहाँ पर। देखिए, उन्होंने कहा कि आरएसएस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है घर घर पहुंचने, या उनकी जो संगठन की उनकी ताकत है, लेकिन एट द सेम टाइम जिस अंदाज में आम आदमी पार्टी सर्वे करती है, जिस अंदाज में आम आदमी पार्टी का जो यूथ जो कैडर है जो उनसे जुड़ा हुआ है, और जैसे वो पहुंचते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल जिस समय जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल, उनके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई थी कि अब जनता एक स्तर पर इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रही कि आप शीश महल जैसे आरोप जो आप पर लगे, या लिकर स्कैम के जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं, डायरेक्टली आपके ऊपर लगे हैं, उसके बावजूद आपने पहले क्या कहा था और आज क्या हो रहा है। भाई शीला दीक्षित, नितिन गडकरी, किस पर आरोप नहीं लगाया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन ये उसी सर्वे के आधार पर ये मैसेज उनके पास था, तो उन्होंने पहले तो शीश महल छोड़ा, मतलब सो कॉल्ड, उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा आगे रख दिया, कहा जनता की अदालत से क्लियर होके आऊंगा, तब मैं यहाँ पर गद्दी पर वापस बैठूंगा या जनता फैसला करेगी। फिर हम देखते हैं कि जब महिलाओं के लिए जो स्कीम होती है, पर्चियां भरवा ली उन्होंने लोगों से। एक तबका ऐसा है ना जिसको लग रहा है कि जी ये स्कीम तो दिल्ली में लॉन्च हो ही चुकी है, चाहे उसकी हकीकत कुछ भी हो। तो ये जो बिल्कुल लोअर तबके पर, हाशिए पर जो लोग खड़े हैं, और उनके साथ जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कनेक्ट है, बीजेपी क्या वहां तक घुसकर मार कर पाएगी अगर जीतना है तो? देखिए, एक बात तो जरूर है कि किसी भी विपक्षी दल के कंपैरिजन में आम आदमी पार्टी का सोशल डिजिटल मीडिया या रिसर्च एंड फीडबैक सेल, उनका परसेप्शन मैनेजमेंट, मेजरमेंट या एजेंडा सेटिंग अच्छा है, तभी वो भाजपा को टफ कंपटीशन दे पा रहे हैं पिछले 10 सालों से दिल्ली में। अब बात होती है कि महिलाएं कोर वोट बैंक है आम आदमी। अगर आप देखेंगे तो लीड कौन दिला रहा है आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को ये जो 14-15% की लीड होती है, किससे मिल रही है? वो 12% महिलाएं, 3% पुरुष, क्योंकि 60% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट करती हैं या किया था उन्होंने 2020 में, और सिर्फ 35% ने भाजपा को। और पुरुषों में यह नंबर 49-43 था, यानी पुरुषों में लीड सिर्फ 6% की। ये तो एक तबका है जो महिलाएं आम आदमी पार्टी को सॉलिड लीड दे रही है। दूसरा कौन सा तबका है? वह है माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स एंड सिख्स दोनों। 15% की लीड में से 12% की लीड तो मुस्लिम समाज और सिख समाज की वजह से आ रहा है। अब यहाँ पर भाजपा कुछ खास अपने बल पे नहीं कर सकती, वो डिपेंड कर रही है कि कांग्रेस पार्टी इस वोट बैंक में सेंध मारे, ओवैसी जहां पे लड़ रहे हैं वो सेंध मारे, या इंडिपेंडेंट्स अदर्स थोड़ा इस वोट बैंक में सेंध मारे। तीसरा है मिडिल क्लास। देखिए, जो स्टिकी वोट होता है ना, वो किंग मेकर नहीं होता कभी। जो वोट शिफ्ट होता है, जो वोट स्विंग होता है, वो किंग मेकर होता है। तो जरूर आम आदमी पार्टी की जो पैठ है वो गरीबों में है, मजबूत है, क्योंकि फ्री बिजली, पानी, एजुकेशन, मोहल्ला क्लिनिक में परसेप्शनली काम हुआ है। ठीक है, हो सकता है मिडिल क्लास को ना समझ आए, लेकिन वो तो अवेल ही नहीं कर रहा है। जो अवेल कर रहा है उसको पता है ना कि भाई ये कितना काम हुआ है इस मामले में। लेकिन मिडिल क्लास वोटर जो भाजपा को नेशनली वोट करता है और विधानसभाओं में भी वोट करता है जहां जहां मजबूत है, यहां पर आम आदमी पार्टी को वोट करता है। 53% मिडिल क्लास ने आम आदमी पार्टी को वोट किया, 39% ने भाजपा को वोट किया था। वहीं लोकसभा में 50% ने बीजेपी को और 32% ने आम आदमी पार्टी को किया था। तो 15% में से 6-7% की लीड ये मिडिल क्लास की वजह से मिल रहा है। अब इसीलिए लिकर गेट या शीश महल, जो हम लोगों को लगता है कि भाई ये जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये मुद्दे हैं क्या, इसको क्यों उठा रही है भाजपा? क्योंकि मिडिल क्लास को
ये मुद्दा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि मिडिल क्लास ओरिजिनल सपोर्टर है आम आदमी पार्टी का। गरीब गुरबा तो जब स्कीम्स लॉन्च हुई, जब उन्होंने गारंटीज प्रॉमिस करी, तब ये वोट शिफ्ट हुआ। ओरिजिनली मिडिल क्लास वाज फैसिनेटेड बाय आम आदमी पार्टी, करेक्ट। और अब ये बजट आ गया है, तो अगर भाजपा मिडिल क्लास वोट बैंक को जो लोकसभा में उसे मिला है, उसे अगर वो बचा के रख लेती है और शिफ्ट नहीं होता है वो आम आदमी पार्टी की तरफ, तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। गरीब उसको चुनाव जिता नहीं सकते, मिडिल क्लास उसको चुनाव जिता सकता है। वो स्विच नहीं होगा तो चुनाव फंस जाए। ओके, नीरजा मैम, अब मैं आपका इस पे कमेंट चाहूंगी। दिल्ली की हवा किस तरफ आपको जाती हुई दिखाई दे रही है, क्या आपका ओवरऑल असेसमेंट है अभी तक का? और दूसरा मैं चाहूंगी इस पर भी जरूर आप टिप्पणी करें जो अमिताभ तिवारी जी ने पॉइंट आउट किया, जावेद जी ने भी इससे पहले पॉइंट आउट किया कि जिस तरह से बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ है उस पर, हालांकि आप देखिए अगेन वही कि उसका फायदा आपको 1 साल बाद मिलना शुरू होगा, अभी इमीडिएट फायदा नहीं है वो आपके लिए, लेकिन अगर वो अनाउंसमेंट हुआ है तो उसमें मिडिल क्लास किस हद तक भरोसा करेगा और क्या वो वोटिंग पैटर्न में तब्दील होता हुआ, वोट शेयर में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा? मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया और दिल्ली चुनाव से 4 दिन पहले, और उसमें मिडिल क्लास के लिए जो इनकम टैक्स का रिलीफ दिया, जो चीज मिडिल क्लास मांग रहा था, जोर शोर से मांग रहा था, और वो दिया गया इस बजट में। अगर पॉलिटिकली मैं इस बजट को डिकोड करूं तो मैं एक शब्द से करूंगी, दिल्ली। हालांकि परसेप्शन इसका फायदा पूरे देश में होगा मिडिल क्लास के साथ, लेकिन दिल्ली इमीडिएट कारण मैं मानती हूँ, पॉलिटिकल कारण जो है इस रिलीफ का मिडिल क्लास का। और निर्मला सीतारमण को तो थैंक्स करना ही चाहिए मिडिल क्लास को, लेकिन उनके साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 2 सप्ताह पहले मिडिल क्लास की जो रंजिश थी उसको बहुत मजबूती से उठाया था। आपको याद है, एक रॉ नर्व को टच किया था, और कि भाजपा मिडिल क्लास के लिए वो नहीं कर रही है जो करना चाहिए। और 7 आंकड़े उन्होंने, 7 बिंदु गिनाए थे उन्होंने। तो और उसका कारण था कि उनको आभास है, मुझे लगता है कि मिडिल क्लास उनसे हट रहा है। और मिडिल क्लास ने, जैसे कि अमिताभ ने भी कहा, पिछले 2 इलेक्शंस में जम के वोट किया था आम आदमी पार्टी को, नहीं तो 67 आउट ऑफ 70 सीट्स और 62 आउट ऑफ 70 सीट संभव ही नहीं हो सकता था। और वही मिडिल क्लास अब अनमनापन दिखा रहा था, नाराजगी भी दिखा रहा था, और ज्यादा दिल मांगे मोर जैसे कहते हैं ना, वो भी दिखा रहा था। तो इस टैक्स रिलीफ की वजह से क्या वो मिडिल क्लास जो फेंस सिटर बनना था, दूसरी तरफ देख रहा था, अब और मजबूती से क्या वो बीजेपी की तरफ टर्न करेगा? सवाल उठता है, दिल्ली में मिडिल क्लास है कितना, उसमें भी कंट्रोवर्सी है। उसके एक्चुअल आंकड़ों में अरिथमेटिक क्या है कि जो कि मिडिल क्लास माना जाएगा। अगर दिल्ली गवर्नमेंट का आप लीजिए सर्वे जो हुआ था 2018 का, उसमें कहा गया था कि 90% हाउस होल्ड्स में 25,000 पर मंथ से कम खर्चा करते हैं। तो इसका मतलब मिडिल क्लास बहुत ज्यादा नहीं हुआ। और कई एजेंसी ने जो किए हैं आंकड़े सामने, उससे कहते हैं कि 45% मिडिल क्लास है दिल्ली का। तो एनीवे वो कंट्रोवर्शियल चीज है, कितना मिडिल क्लास है। क्या मिडिल क्लास इस बार जम के भाजपा के पीछे जाएगा, ये सवाल है। आपने ठीक कहा, गरीब तबका, झुग्गी झोपड़ी, ये सब लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, उनको उन पे विश्वास करते हैं। महिला का बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्या महिला वहीं रहती है केजरीवाल के साथ उसके समर्थक के रूप में, या महिला भी थोड़ी हटेगी एज पार्ट ऑफ मिडिल क्लास? ये भी देखने लायक चीज होगी। तो अगर आप मुझसे पूछिए, यस, आज भी आम आदमी पार्टी विल बी अहेड ऑफ द बीजेपी, लेकिन अगर वो 50 से ऊपर सीटें नहीं ले जाती है, मान लीजिए सीमित रह जाती है 40 पे या 40 से 45 में, फिर तो खतरे की घंटी है, क्योंकि बहुत जल्दी ही भाजपा उसको तोड़ लेगी। वैसे अरविंद केजरीवाल पहले पेपर पे लिख के दिया करते थे कितनी सीटें आ रही हैं, अभी बीते कुछ वक्त से उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, कम से कम इसी बहाने हमारे दर्शक भी जरूर सुनना चाहेंगे कि सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का क्या रिएक्शन है। नीरजा जी, अगर एक नंबर देना हो तो
क्या नंबर आप देना बहुत चाहेंगी? कोई असेसमेंट? नंबर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जर्नलिस्ट होके आप सर्वेयर्स की तरह नहीं करते हैं। एक आभास होता है, आप अच्छा। लोगों में बात करते हैं, एक मोटा-मोटा एक फीलिंग निकल के आती है, तो इसलिए चलिए एक बस आंकड़े फीलर, देना बड़ा मुश्किल जस्ट अ है। फीलर। बट जो आप अंदर खाने से पार्टियों के लोग कह रहे हैं, और पार्टियों के लोग वो कह रहे हैं 40 से 45, ये इस तरह का आंकड़ा कांग्रेस के अंदर से ये आवाज आ रही है। भाजपा के लोग भी प्राइवेटली, हालांकि ओपनली वो कहेंगे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पर उनका भी मानना था कि 20 के करीब सीटें हमारी आएंगी। तो लेट्स सी, इससे ज्यादा तो कहना बहुत मुश्किल है कि इतना आएगा। नहीं, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट इंसाइट है जो डिस्कस किया आपने हमारे दर्शकों के साथ भी, हमारे साथ भी। जावेद सर, आपका क्या एनालिसिस है? क्या खबरें आप तक पहुंच रही हैं? या अगर आप कोई अपना भी असेसमेंट देना चाहें तो व्हाट डू यू थिंक? मैंने शायद जब मैंने अपने ओपनिंग इंटरवेंशन में ही जी, शायद आपने इसको दिया, मैं एक बार कलेक्टिवली सबका लेना चाह रही हूँ नंबर। हाँ, देखिए, मैंने एक चीज़ बहुत पहले सीखी थी, ये मेरा सौभाग्य था कि मैं रिपोर्टिंग शुरू की थी जब नीरजा जी ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश थी, और मैंने बहुत पहले ये सीख लिया था कि जो नीरजा जी की राय हो, अनुभव हो, जो उनका असेसमेंट हो, उससे ज़्यादा अलग नहीं होना चाहिए। उनसे ज़्यादा अलग होके आदमी एम्बैरेस हो। लेकिन ऑन अ मोर सीरियस नोट, मुझे भी लगता है कि 40 से 45 मच विल डिपेंड ऑन कि कितना मिडिल क्लास, और फिर ये जो इनका कांग्रेस पार्टी और एआईएम कैसा करेगी। अब अभी मैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मैं उनकी बातें सुन रहा था, उन्होंने कहा भाजपा जीते, कहीं अपनी पार्टी का उन्होंने नहीं नाम लिया। तो ऐसा लगता है अच्छा। कि इनकी पार्टी फिर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करेगी, और अगर ऐसा नहीं करेगी तो उसका एडवांटेज बीजेपी को, उसका एडवांटेज आम आदमी को ही होगा। आम आदमी मुझे लगता है, मैंने कहा था ना, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, दे विल एज इट, तो वो बना तो लेंगे 40 या 45 पे, लेकिन उनके लिए फिर जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑपरेशन लोटस अगली गर्मी में हम लोग फिर आपके प्रोग्राम में आएंगे और कहेंगे किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, कैसे हो, क्या हो। नहीं, इनफैक्ट मैंने भी इसीलिए सबसे पहला नंबर नीरजा जी से ही लिया था कि मैं जानना चाहती थी कि मैम के पास किस तरह की खबरें मिल रही है, फिर उसके बाद एक-एक करके बाकी नीरजा सारे जी के पैनलिस्ट असेसमेंट से अलग जाना बहुत फूलहाडी होता है। वैसे जो खबरें हम तक भी पहुंच रही हैं वो लगभग मैम सेम नंबर मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत 1-2 फर्क होगा, लेकिन लगभग मोटा-मोटा ब्रैकेट वही है। अमिताभ जी, आपका नंबर या आपका असेसमेंट? नंबर अच्छा, कुछ फीलर भी दीजिए, नंबर आजकल वंबर वैसे तो सब बच्चे हैं नंबर नोट करने नंबर में, but वंबर still। तो क्या है कि भाई जनता जनार्दन है, क्या रिजल्ट आता है, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हमारे जैसे एटलीस्ट तो जब रिजल्ट आता है उसके बाद उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द एनालिसिस मुझे लगता है आज की डेट में लोकसभा के बाद और महाराष्ट्र हरियाणा के बाद खास करके पोस्टमार्टम एनालिसिस हो। एक बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में बैकफुट पर है, और भाजपा के लिए अगर पिछले चुनाव में से अगर हम कंपैरिजन करें तो भाजपा के लिए एक ये बहुत अच्छा चांस है ये चुनाव जीतने का, क्योंकि बहुत सारी चीजें आम आदमी पार्टी के नेगेटिव में यहाँ पर चल रही है। अब क्या भाजपा की वो संगठनात्मक ताकत है जो कि हमने देखा है कि दिल्ली, और एक बात और है, मेरे हिसाब से दिल्ली यूनिट जो है वो भाजपा की वन ऑफ द वीकेस्ट यूनिट्स है अभी तक, ठीक है, अभी तक के चुनाव में जो हमने देखा है। तो क्या भाजपा की वो जो यूनिट है आरएसएस के मदद से, नुक्कड़ सभाओं से, रीच आउट प्रोग्राम से, क्या इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकती है कि नहीं, अब ये उनके ऊपर है। अपॉर्चुनिटी है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू बी टेकन। ठीक है, महिलाओं की एक बस बात मैं मैं सिर्फ जोड़ रहा हूँ नंबर कि कोशिश कर रही हूँ एक एनालिसिस से, फिर उसके बाद डिटेल में और इस पॉइंटर्स को लेंगे। सुजाता जी, आपकी बारी आ गई है। देखिए, मैं जो एनालिसिस कर रही थी, अब अमिताभ तो बहुत डिटेल प्रोजेक्शंस करते हैं, बट मेरे हिसाब से जो बीजेपी के लिए है वो बीजेपी 19 सीटों से शुरू करेगी, क्योंकि 8 सीटें उन्होंने तभी जीती थी जब अरविंद केजरीवाल की प्रचंड हवा कह सकते हैं पिछले बार के चुनाव में, और 11 सीटें ऐसी जिसमें मार्जिन जो था 10,000 से ज़्यादा का था। वहाँ पे आप मान सकते हैं कि वो उनके लिए एक ग्रीन जोन होगी। 18 सीटें ऐसी होगी आपके लिए जो मुस्लिम वोट्स हैं और दलित वोट्स हैं, झुग्गी झोपड़ियों का वोट है, वो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है 18 पे, जहाँ पे भाजपा के लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, वहीं पे संघ काम कर रहा है। तो और
और ये जो पूरी लड़ाई है वो 33 सीटों की होती है। और यहाँ पे जो मेन फैक्टर है, हम फिर से उसी पे आ जाएंगे कि महिला वोटर कहाँ जाता है, मिडिल क्लास वोटर कहाँ जाता है, पूर्वांचली वोटर कहाँ जाता है, और क्या भाजपा अपना जो स्विंग वोटर है, जो उसको लोकसभा में चुनता है और फिर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में वोट देके आता है दिल्ली विधानसभा में, उसको रिटेन करने में में कितनी कामयाब होती है, इस पे सारा डिपेंड किया। तो ये सारी जो जद्दोजहद है वो 33 वोट सीटों पे है। तो बट इट्स एज भाजपा, मतलब मेरे हिसाब से इट्स एज भाजपा, सरकार उनकी बन लेकिन जाएगी। एक बात जो कॉमन निकल कर आई है हमारे सभी पैनलिस्ट की राय में, लड़ाई तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही है फिर मुख्य रूप से। अब कांग्रेस उसमें आम आदमी पार्टी को कितना डेंट करती है, कौन सा वोट शेयर कांग्रेस के पास जाता है, या आम आदमी कितना रिटेन कर पाती है, परिस्थिति उस तरह से दिखाई दे रही है। लेकिन अब मैं मीनाक्षी, इसमें एक चीज ऐड करूं, मीनाक्षी, जी। एक चीज इसमें ऐड करूं, जो ये बात, मतलब बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि कांग्रेस अगर अच्छा करेगी तो बीजेपी को फायदा होगा, वो इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम वोट को और दलित वोट को स्प्लिट करने की बात हो रही थी। वही दो एक वोट है जो मुस्लिम वोट जैसा है, जो बीजेपी मान के चलती है कि ये तो हमको वोट नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ पे जो मैंने सीटें बताई वो ऑलरेडी वो उन सब सीटों के लिए है, तो इवन इफ, और भाजपा भी ये मान के चल रही है कि मुस्लिम वोट तो मुझे आएंगे नहीं, तो वो उन सीटों पे काम कर रही है जो स्विंग हो रहे थे, मिडिल क्लास वाले वोट, जो दलित वाले थे, झुग्गी वाले थे। तो यहाँ पे वो जो कांग्रेस का फैक्टर है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर कांग्रेस अच्छा नहीं भी कर रही है तो भी मतलब बीजेपी और आपके बीच में ही टक्कर। ठीक है, अब मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। अब देखिए, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन तो खत्म हो गया है, लेकिन जो रीच आउट प्रोग्राम्स हैं, कैसे अलग अलग वर्गों के बीच नेताओं के पहुंचने की कोशिश है। अगर हम पर्सनालिटी बेस्ड इलेक्शन कैंपेन के लिहाज से भी देखें तो आम आदमी पार्टी में अगर अरविंद केजरीवाल हैं, बीजेपी में अगर नरेंद्र मोदी हैं, और कांग्रेस पार्टी में अगर गांधी परिवार राहुल गांधी को जोड़ लें, प्रियंका गांधी को जोड़ लें उस लिहाज से, तो पीएम मोदी की ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जहां पर उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बात की। और जिस तरह से पूरा वीडियो शूट हुआ है, जिस तरह से पूरी तस्वीर निकल कर आ रही है कि एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और रिलैक्स तरीके से बात हो रही है, एजुकेशन मॉडल पर बात हो रही है, आम आदमी पार्टी ने क्या नुकसान पहुंचाया, भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री ने वीडियो ट्वीट भी किया है। तो मैं चाहूंगी अपने दर्शकों को ये दिखाएंगे, फिर इस पर मैं अपने पैनलिस्ट की टिप्पणी दूंगी। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दे। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। तो इज्जत खराब हो जाएगी, बड़ा बेईमानी का काम होता है। वैसे ये मुद्दा बीजेपी की तरफ से काफी हाईलाइट भी किया गया कि 9th का रिजल्ट कैसे खराब हो रहा है, 10th में जाने से रोका जा रहा है। अब देखिए, बात तो है ऐसी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में हर आदमी सोचेगा जो घर बैठा है और जिसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। एजुकेशन मॉडल पर आम आदमी पार्टी हमेशा बात करती है कि हमने एक एजुकेशन मॉडल दिल्ली को दिया है। वो अलग बात है कि उससे पहले जो शीला दीक्षित के शासन काल में जो एक लेगेसी एजुकेशन मॉडल की दिल्ली में रही है, वो कितने लोगों को याद है आज की तारीख में, या उस पर कितने लोग बात करते हैं। लेकिन नीरजा जी, ये भी बहुत देखिए दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों के साथ में बैठे हैं। कुछ थोड़े बहुत बड़े लोग भी दिख रहे थे मुझे, लेकिन आई थिंक प्राइमरली स्कूल के स्टूडेंट्स ही हैं, और उनसे बात हो रही है। मुझे लगता है संभवतः इलेक्शन कैंपेन में पहली बार ऐसा दिखा होगा कि जहां पर स्कूल के स्टूडेंट्स से भी एक संवाद हो रहा है जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी कमियों को हाईलाइट करते हुए। देखिए, ये तो बहुत खूबसूरत चीज है हमारे लोकतंत्र की। जब इलेक्शंस होते हैं ना तो नेता जाते हैं लोगों के पास, बात करते हैं। इसीलिए जहां भी मैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात लोगों से, जब गांव गई या छोटे शहर में लोगों से बात की, तो उनका पहला रिएक्शन होता है, अरे 5 साल हमारे पास नहीं आएंगे लोग फिर, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो ये लोग आते हैं हमारे पास, इलेक्शन की वजह से आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, हमारी समस्याओं के बारे में पूछते हैं और उसके बारे में कुछ करने का वायदा करते हैं। तो ये तो जैसा मैंने कहा बहुत खूबसूरत बात है हमारी डेमोक्रेसी की, नेताओं का आम जनता से संवाद करना। वो रैली कैंपेन के टाइम ही होता है, उसके बाद तो नेता भूल जाता है जनता को, ये तो एक हकीकत है ही। तो प्रधानमंत्री का स्टूडेंट्स के साथ करना मन की बात के द्वारा तो वो करते रहे हैं, लेकिन इस तरह से पेड़ के नीचे बैठ के, और ऑब्वियसली एक और चीज है कि जो आम आदमी पार्टी का एजुकेशन मॉडल है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में रिफॉर्म हुए हैं, जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी के लोग ही नहीं करते हैं, जिसका जिक्र वो दलित महिला भी कहती है कि मेरे बच्चों को जो आज स्कूलिंग मिल रही है पहले नहीं मिलती थी, तो कुछ तो ठोस उसका गया है फायदा।
तो उसी के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित है बीजेपी, उसी को वो काउंटर करने की चेष्टा कर रहे हैं। जावेद जी, मैं आपका भी इस पे जवाब चाहूंगी। देखिए, अभी भी मेरी जिन नेताओं से बात हुई, जैसे कुछ दिन पहले मैं मनोज तिवारी का इंटरव्यू कर रही थी और उनके साथ जब बातचीत हो रही थी चुनाव को लेकर, इस मुद्दे का जिक्र उन्होंने भी अपनी बातचीत में किया कि 9th का रिजल्ट कैसे खराब हो रहा है और 10th, ताकि 10th का रिजल्ट हमारा अच्छा आए दिल्ली का, उसके लिए 9th में बच्चों को रोका जा रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, एग्जैक्ट डेटा और फैक्ट, क्योंकि वो कुछ नंबर्स भी कोट कर रहे थे, मैं उस समय उन नंबर्स को क्रॉस चेक करने का मेरे पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं था एट ए टाइम, लेकिन जो मैं अपने अनुभव के आधार पर समझ पा रही थी, अमूमन सरकारी स्कूलों में ये रहा है, जब से भी 10th के एग्जाम को लेकर, 10th के रिजल्ट्स को लेकर ये तस्वीर उभरने लगी कि भाई 10th का रिजल्ट वो हमारे लिए प्रतिष्ठा की एक बात है, जब सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी तो 9th में वो चीज होती है, 11th स्टैंडर्ड में होती है, ताकि 12th का रिजल्ट जो है वो बेहतर हो। और मुझे लगता है इरिस्पेक्टिव किसकी सरकार है, किस पार्टी की सरकार है, वो व्यवस्था एक रही है। हाँ, कम या ज्यादा का रेशो हो सकता है, लेकिन वो एक सिस्टम, एक वो अनसेड सा एक हिसाब किताब वहां पर रहा है। अब जावेद जी, यहाँ पे सरप्राइजिंग ये है कि जो बात मनोज तिवारी अपने इंटरव्यू में कहते हैं या जो बात नेता रैली में कहते हैं, वही बात प्रधानमंत्री, भाई प्रधानमंत्री बैठे हैं बच्चों के साथ, इसका कुछ मतलब है, प्रधानमंत्री भी उस बात को कह रहे हैं, इसका मतलब ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी में एक सोचा समझा एनालिसिस है, उनकी एक स्टडी है कि ये बात हमें अपने वोटर तक कन्वे करनी है। क्या ये अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल की, एजुकेशन मॉडल की काट है, जिसको बीजेपी ये मानती है कि इस आधार पर वो एक एज हमारे ऊपर ले जाते हैं, एक एडवांटेज उनके पास रहता है? मनीषा, ये काट है या नहीं, ये तो जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन पता चलेगा, लेकिन एक उस दिशा में एक ये प्रयास है, क्योंकि ये एक टैसिट एडमिशन है प्रधानमंत्री द्वारा, भाजपा के शीर्ष नेताओं द्वारा और मनोज तिवारी द्वारा, कि ये एक बहुत बड़ा उनका कैचमेंट एरिया है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है जिसमें सुराख करने की जरूरत है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं। देखिए, ये हमने 40 साल के अपने अनुभव में, और निजिया जी का तो हमसे कहीं ज्यादा है, हमने ये सब बड़े स्टेज ये सब देखे हैं कि बच्चों के साथ बैठना और बूढ़ों के साथ चाय पीना और किसी को गले लगाना और किसी के साथ खेत में बैठ के खाना खाना, ये सभी नेता करते हैं। इसका कितना फर्क पड़ता है मुझे नहीं पता। लोग ज्यादातर जो आप बीती जो अपना अनुभव होता है उस पे जाते हैं। लोगों को, जो लोग बेनिफिशियरीज हैं ये इनके फ्री एजुकेशन के, ये वो गरीब तबका है जो प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को नहीं भेज सकता, तो उनके लिए कि हमारा स्टैंडर्ड क्या परसेंटेज आएगा और स्कूल का क्या होगा, वो सब सेकेंडरी है। उनके लिए पहले कंसिडरेशन है कि हमारे बच्चे को अच्छी एजुकेशन वो भी फ्री मिल रही है। सो दैट कंसिडरेशन ओवरराइड्स एवरीथिंग एल्स, कि 10th में क्या होगा और 12वीं में जब बच्चा पहुंचेगा तो क्या होगा, वो सब चीजें नहीं है। तो ये सब स्टेज चीजें जो हैं, इनका बहुत ज्यादा, मेरा जो अनुभव है चुनावों का, बहुत ज्यादा ये लास्ट मिनट पे जो चीजें होती हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। अमिताभ जी, जिसका बच्चा 9वीं कक्षा में फेल हो रहा है, क्या वो सीरियसली लेगा इस बात को, या उसका वोटिंग पैटर्न प्रभावित हो सकता है क्या इससे? नहीं, इसमें या दो अगर तीन ओवरऑल बातें, एजुकेशन पर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो सर। हाँ मतलब देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें। एक है कि भाई एक दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, ठीक है। अब वो जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, हार्डकोर सपोर्टर्स, वो उसमें बिलीव करते हैं। इट इज सिमिलर टू जो प्रधानमंत्री मोदी लेके आए थे, एक फेम्ड गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। जब वो आए थे, ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर थे, एस्टैब्लिश, उनकी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करता था वो। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करता है ये दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस। तो उसमें डेंट करने की कोशिश है ये कि भाई ये दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस ठीक है, परसेप्शनली दिखता ऐसा है, बट भाजपा ये मैसेज देना चाह रही है कि इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस में भी कहीं ना कहीं सेंध लगी है। और अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हार्डकोर सपोर्टर्स में भी ये फीलिंग है कि जो फर्स्ट टेनर था वो बहुत ज्यादा बेटर था सेकंड टेनर से। अब उसका कारण ये जरूर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष लीडरशिप है वो पॉलिटिकल लीगल बैटल में फंस गया 1-1.5 साल, वो उसमें ही फंसा रहा। आम आदमी, केजरीवाल जेल में गए लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया, वो सीएम बने रहे, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी कह रहे हैं कि 3 चीजें जो वो 3 वादे जो वो निभा नहीं पाए, एयर पोल्यूशन, यमुना और रोड्स की, वो ये नहीं कर पाए क्योंकि इन्हें जेल भेज दिया गया, है ना। तो एक कहीं ना कहीं एडमिशन है कि गवर्नेंस वाज हिट,
व्हेन आम आदमी पार्टी लीडरशिप वाज इन चेयर। ये एक एडमिशन है कहीं ना कहीं। और अगर आप स्कीम्स भी देखेंगे तो सेकेंड टर्म में कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है? सिर्फ एक स्कीम लॉन्च हुई है। अगर एक ऐसे बड़े स्कीम में बस ट्रैवल फॉर वुमेन, फ्री बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, एजुकेशन, ये सारे जो 4 प्लैंक्स हैं ये फर्स्ट टर्म के हैं। तो ये भी दिखाने की कोशिश है कि सेकेंड टर्म ऑफ में जो गवर्नेंस है वो कमजोर हुई है। और गरीब फैमिलीज में जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में आजकल के, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के वोटिंग डिसीजंस को, क्योंकि वो उनके लिटरेसी लेवल, अवेयरनेस लेवल ज्यादा है, स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं लोगों से, वो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं। तो ये कोशिश है एक छोटी, कितना इसका असर होगा वो देखने वाली बात है। ठीक है सुजाता जी, एक फटाफट कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, उसके बाद फिर एक दूसरी तस्वीर है जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। 2014 में जो एक तस्वीर हमने देश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द देखी, और मैं कहूंगी 2014 छोड़िए 2024 तक आ जाते हैं, पिछले 10 साल की भी बात कर लेते हैं, तो देश की राजनीति एक व्यक्ति जिसके इर्द गिर्द घूम रही है वो नरेंद्र मोदी है। चाहे उनके पक्ष में बात हो, चाहे उनके खिलाफ बात हो, चाहे उनकी नीतियों की प्रशंसा हो, चाहे उनकी नीतियों की आलोचना हो, लेकिन पॉलिटिक्स उनके इर्द गिर्द घूम रही है। अब इसको आप उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कह लीजिए, वो छाए हुए हैं, मीडिया उनके इर्द गिर्द है, या उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी किस तरह से बदली, लेकिन वो टॉकिंग पॉइंट है और बहुत गंभीर और बहुत गहरे में जाकर एक टॉकिंग पॉइंट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बात दिल्ली की होती है तो मैं कंप्लीट तुलना नहीं करूंगी, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वही तस्वीर अरविंद केजरीवाल की आज की तारीख में हो गई है। जो 2014 से जो एक पिक्चर अपने साथ में, एक तस्वीर अपने साथ में नरेंद्र मोदी कैरी कर रहे हैं, लगभग वही उसे आप कैरिज्मा कह लीजिए या धुरी बन गए हैं, एपिसेंटर बन गए हैं दिल्ली में, वो अरविंद केजरीवाल है। शीला दीक्षित जी की जो कमी आई होगी उसको उन्होंने कंप्लीटली अपने इस काम के समय में, इस शासन काल में भर दिया। और बहुत बड़ा एक नेगेटिव ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए है कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं तो फिर कौन, और ये जवाब किसी के पास दिखाई नहीं देता। आपको लगता है कि क्या ये इलेक्शन में एक बड़ा रोल प्ले करेगा? मीनाक्षी, ये इससे अगर ये बात आप मुझे पिछले चुनाव में कहती 2020 में, तो ये मैं मानती कि हाँ उनकी क्रेडिबिलिटी है कि वो अपने पूरे पार्टी को कैरी कर रहे हैं। अगर आप उनका क्रेडिबिलिटी स्कोर भी देखें तो अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी हमेशा 50% से ऊपर रही है सीएम के तौर पे, पर उनके दूसरे नेताओं की कोई क्रेडिबिलिटी ऐसी कुछ थी नहीं, इसीलिए जो वोट भी मिलते थे वो लार्जली उनके खुद के इमेज पे मिलते थे। लेकिन वो अगर आप इस बार का उनका ट्रैकर देखेंगे तो वो क्रेडिबिलिटी भी डाउन हुई है, प्रधानमंत्री क्रेडिबिलिटी बढ़ी ही है। तो पहले तो ये हो, तो वहाँ कंपैरिजन नहीं कर सकते। दूसरी जो चीज़ मुझे लग रहा है कि आप ये कह रहे थे कि दिल्ली के हिसाब में यहाँ पे भाजपा कभी डेंट नहीं कर पाए, उसका मैं, और मुझे इस करने में कोई कि शायद जो स्टेट यूनिट है उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब मैं इसकी तुलना महाराष्ट्र से करती हूँ। महाराष्ट्र में आरएसएस काम कर पाई, दिल्ली भाजपा का नैरेटिव काम कर पाया, इसलिए क्योंकि वहां पे एक चेहरा देवेंद्र फडणवीस का था। आज दिल्ली भाजपा में इतने 30 साल हो गए पर अभी तक वो चेहरा नहीं आया है, और वो शायद सिर्फ भाजपा की प्रॉब्लम नहीं है, वो कांग्रेस की भी प्रॉब्लम है। और वो मुझे लगता है कि वो पार्टियां जिनका दफ्तर, जो राज्य की इकाई जिनका दफ्तर जो होता है वो आला कमान के नजदीक होता है, तो वहां पे सारी जद्दोजहद जो होती है वो आला कमान के नजदीक रहने की होती है, रादर देन उस स्टेट यूनिट के नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और ये शायद नीरजा जी बेहतर बताएंगे। जो सवाल मैं पूछ रही थी वो और ज्यादा मैं मुखरता से पूछना चाह रही हूँ कि मतलब दिल्ली की राजनीति अगर अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूम रही है तो उनकी काट के लिए ना बीजेपी के पास कोई है ना कांग्रेस के पास कोई है। और अगर 26 साल में जब से शासन से आप बाहर हो, आप एक नेता डेवलप नहीं कर पाए अगर, जो दिल्ली में खड़ा हो, लीड करे फ्रंट से, मतलब अल्टीमेटली प्रधानमंत्री को आने कहने के लिए कि मुझे एक मौका दे दो, मैं आपको यमुना साफ करके दिखाऊंगा। अगर प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि मुझे एक अवसर दे दो, मैं रिवर फ्रंट आपको बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है, प्रधानमंत्री होने के नाते वो ये बातें मंच से कह रहे हैं, पर दिल्ली में कोई क्यों नहीं निकल कर आ रहा, ये एक सवाल लोगों के मन में भी है। जी जावेद जी, आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बस इसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ मीनाक्षी, एक रिएक्शन है। हाँ, मैं आती हूँ सुजाता जी आपके पास। जी जावेद अंसारी। ये बात बिल्कुल जग जाहिर है। देखिए, पिछली बार कि कांग्रेस के पास भी शीला जी के निधन के बाद कोई सीएम फेस नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके पीछे पूरी पार्टी यूनाइटेड हो, और बीजेपी के पास भी नहीं है। बीजेपी का तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब जिंदा थे तब भी, जब बीजेपी पिछली बार दिल्ली में राज कर रही थी,
अपनी जरा याददाश्त ताजी करें आप लोग। उन्होंने 4 मुख्यमंत्री बदले थे, किसी पे तय नहीं पा रहे थे वो लोग, किसी को ज्यादा दिन चलने नहीं दे रहे थे एक दूसरे को। तो नेता तो बहुत थे, मदन लाल थे और वो परेश वर्मा के साहिब सिंह वर्मा थे, सुषमा जी भी कुछ दिन नहीं, लेकिन कोई ऐसा चेहरा नहीं हुआ। उसके बाद से एक बड़ा सा वैक्यूम हो गया है। अब आप बताइए किससे तुलना की जाएगी, किससे मुकाबला होगा? रामवीर विदुरी, क्या वो होंगे चीफ मिनिस्टर के चेहरे पे? हमारे एक पड़ोसी हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग समर्थक हैं बीजेपी मोदी जी के। उनसे कल बहस चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा भाई अगर ये होगा तब तो मैं भी 2 बार सोचूंगा अपना वोट देने का। और ये हमेशा देखा गया है, मोदी जी की जब पॉपुलैरिटी अपनी चरम सीमा पे तब भी कि जहां भी स्टेट लीडरशिप कमजोर है, सेकंड टर्म के में ये देखा गया है मोदी जी के कि जहां स्टेट लीडरशिप कमजोर है, वो अकेले मोदी जी के बल पे वहां लोग नहीं जीत सकते। दिल्ली उदाहरण के तौर पे, बंगाल उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, वहां अकेले मोदी जी इतनी हैवी लिफ्टिंग नहीं कर पाते हैं कि वो स्टेट लीडरशिप की गैर मौजूदगी में वो अकेले डिलीवर कर दें। और जहां रहा वादा यमुना को साफ करने का, तो वो तो प्रधानमंत्री हैं भाई, वो तो विश्व गुरु हैं, उनको किसने रोका है? यमुना क्यों नहीं साफ की? कौन सा उन्होंने सरकार ने पिछले 10 साल में 15 साल में ऐसा कदम उठाया है यमुना साफ करने के लिए या गंगा साफ करने के लिए? कोई एक कदम उठाया है? कोई ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाया बता सकते हैं? इसलिए सवाल क्यों नहीं पूछती हैं आप? हम लोग उनकी तस्वीर में तो चर्चा कर रहे थे, ये भी तो सवाल होना चाहिए ना, वाजिब सवाल है। जी सुजाता जी। मीनाक्षी इसमें मैं ऐड करूँ? हाँ, तो इसमें आप एक ओडिशा का केस देख लीजिए। जब नवीन पटनायक थे वहां पे, तो उनकी पॉपुलैरिटी कभी जो इंडेक्स थी वो 50% से नीचे कभी गई ही नहीं, लेकिन फिर भी वहां पे कोई चेहरा नहीं था बीजेपी का, और बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। तो उसका कारण जो था वो गवर्नेंस का कारण था, और जो उनकी स्वास्थ्य को लेके जो उनकी एक तरह से वो क्रेडिबिलिटी है कि मुख्यमंत्री का काम कोई और कर रहा है, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, तो उसका फायदा बीजेपी को हुआ। वो आप यहाँ बीजेपी यहाँ पे दिल्ली में भी आप देखेंगे, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक चेहरा ही। बीजेपी ने प्रूव किया कि विथ चेहरा विदाउट चेहरा भी वो कर जाती, क्योंकि उसका जो संगठनात्मक जो शक्ति है ना उसकी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वो बहुत फायदा करती है उसके लिए। एक पॉइंट फिर ये भी है ना कि जिन राज्यों में बीजेपी फर्स्ट टाइम के जो एमएलएज हैं उनको जहां पर चीफ मिनिस्टर बना दिया, वहां उन राज्यों में भी जनता कितनी नाखुश है, किस स्तर पर आलोचना करती है। मतलब लिटरली अगर मैं जो लोग बात करते हैं उस फ्रेज को आगे रखूं, तो दिल्ली के मैनेजर फ्रेज यूज कर रहे हैं लोग, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो। तो लोग इस तरह से भी बात करते हैं कि क्या जो हमारा चीफ मिनिस्टर है वो फ्रीली अपने हिसाब से अपने दम पर क्या फैसले ले रहा है, और दिल्ली का कितना इन्वॉल्वमेंट राज्य की जो संघीय ढांचा है, जो पॉलिटिक्स है, बेशक एक ही पार्टी की सरकार है, तो उसका क्या है। लोगों के मन में ये भी सवाल है कि आप कितना इंडिपेंडेंटली अपने ऑफिस को रन कर पा रहे हैं। खैर, मैं अब यमुना के मुद्दे पर आना चाहती हूँ। उसका जवाब तो आप एमसीडी में, चंडीगढ़ में, ठीक है मैं दूसरे विषय पर भी आना चाहती हूँ, क्योंकि फिर इश्यूज दिल्ली के इश्यूज एड्रेस नहीं हो पाएंगे। यमुना का इशू चुनाव से एक हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल के बयान से जिस तरह से गरमाया है, उसकी एक छोटी सी झलक मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, और फिर इस पर बात होगी। यमुना का और दिल्ली का पानी साफ करूंगा। ये देखिए, ये आपका पीने का पानी है। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, एक गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दें, हम वो मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। पी के दिखा देंगे। यहां यमुना जी का भी कायाकल्प करके दिखाएगी। और दिल्ली वासियों, मुझ पे भरोसा करना, मुझे अनुभव है काम का। मैं खुद समय दूंगा दिल्ली सरकार को। नीरजा जी, आपको क्या लगता है? ये हमने एक पिक्चर अपने दर्शकों को दिखाई, आपने भी वो सारे स्टेटमेंट्स सुने हैं, चाहे प्रधानमंत्री उस पर बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तो नरसंहार बायोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे शब्द कह रहे हैं, राहुल गांधी रैली से बॉटल दिखा रहे हैं कि देखिए पीने लायक ये पानी नहीं है, स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंच रही हैं, इलेक्शन कमिश्नर से आर पार के सिचुएशन में अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। दिल्ली में यमुना का मुद्दा, बात तो इस पर सब कर रहे हैं, पर क्या इस पर वोट पड़ेंगे? क्या हवा पानी
ये सब इश्यूज जनता के लिए वोट के मुद्दे हैं, चाहे हम लोग इस पर कितनी गंभीरता से बात कर लें, पर वोट पड़ रहा है क्या इन पर? कि वो तो हमें पता लगेगा जब पड़ेगा वोट। लेकिन पहली बार जो बड़े मुद्दे हैं जो कि जनता को अफेक्ट करते हैं, किस तरह का पानी आपके बच्चे पिएंगे, आपका परिवार पिएगा, किस तरह की हवा का आप सांस लेंगे, जो कि इससे ज्यादा बेसिक और कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। क्लीन एयर टू बिल्कुल। ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक, ये दोनों मुद्दे सेंट्रल रूप से सामने आए हैं और इश्यू बने हैं इस चुनाव के। ये तो पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड है किस लेवल तक वो जो डिस्कोर्स है इलेक्शन का गया है। केजरीवाल जी ने ये कहा कि हरियाणा गवर्नमेंट पॉइजन कर रही है दिल्ली के लोगों को, मतलब बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने कहा, और इलेक्शन कमीशन ने उनसे सबूत भी मांगा। और चीजों में भी कई चीजें हैं जहाँ की दोनों साइड ने जिस तरह से अपने ईच अदर पे वार किया है, वो हम हर इलेक्शन में कहते हैं न्यू लो, लेकिन इस बार बहुत ही मुझे लगता है तीखे ढंग से एक दूसरे के ऊपर वार किया गया है, जो कि शायद पहले इस तरह से नहीं हुआ। लेकिन पॉजिटिव स्पिन ऑफ क्या है? पॉजिटिव स्पिन ऑफ है कि यमुना का पानी एक सेंट्रल मुद्दा दिल्ली के इलेक्शन में बना है, जो पहले नहीं हुआ। ठीक है अमिताभ जी, यमुना के विषय पर सरकार बन या बिगड़ सकती है दिल्ली में? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मतलब कोई एक ऐसा मुद्दा है इस चुनाव में जो इस पूरे इलेक्शन को चेंज कर सकता है। बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें से यमुना का मुद्दा भी है, क्योंकि ये पानी से जुड़ा हुआ है। फ्री पानी एक बहुत बड़ा स्कीम है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग है, जिससे आम आदमी पार्टी को आप कोर वोट मान सकते हैं। ये वन ऑफ द इश्यूज है। 5 पॉइंट्स अमिताभ जी, हमारे दर्शकों के लिए 5 पॉइंट्स जो आपकी नजर में जिससे दिल्ली की सरकार तय होगी या दिल्ली की सरकार चुनी जाएगी। सबसे पहला होगा कि भाई महिला वोट में किसको लीड मिलती है, कितनी लीड मिलती है। पिछली बार बहुत बड़ी लीड थी। दूसरा है कि जो माइनॉरिटी वोट है उसमें कांग्रेस पार्टी कितना सीन मारती है, उसमें बीजेपी कुछ खास नहीं कर सकती। तीसरा है कि जो मिडिल क्लास वोटर है वो इस करप्शन एलिगेशन से कितना उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। क्या वो एकदम आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी के साथ, क्योंकि लोकसभा में उसने बीजेपी को वोट किया है, क्या वो बीजेपी के साथ रहता है? तो 3 तो ये पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है कि लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी एमएलएस के खिलाफ कितनी है। सी वोटर का जो ट्रैकर है उसमें 45% लोग अपने एमएलएस को चेंज करना चाह रहे हैं। ये 2020 में जब चुनाव हुआ था तो 55% लोगों का मानना था कि हमारा एमएलए चेंज नहीं होना चाहिए, तभी आम आदमी पार्टी 62 सीट जीत करके आई थी। तो लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, मतलब इस बार 45% लोग चाह रहे हैं कि अपने एमएलए को चेंज करें। और एक और मुद्दा जो आएगा वो ये है कि जो एससी रिजर्व सीट्स हैं, क्योंकि वो लगभग 2 बार से स्वीप कर रही है आम आदमी पार्टी 12-0, उसमें बीजेपी कितनी सीटें निकाल पाती है। अदरवाइज बीजेपी बच जाती है सिर्फ 12, और अगर आप 9 या 10 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को निकाल लें तो 50 सीट में आपको 35-36 सीटें जीतनी है, तो आपको बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट चाहिए। तो वो 12 सीटें भी आप टेक्निकली नहीं छोड़ सकते। तो महिला, माइनॉरिटी, मिडिल क्लास, एससी वोटर्स और आम आदमी पार्टी का जो कोर है एंटी करप्शन प्लैंक, उस पर कितना आघात पहुंचा है, उस पे ये चुनाव निर्भर करता है। जावेद अंसारी जी, अब एक सवाल मैं अरविंद केजरीवाल को लेकर आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जब बीजेपी के बारे में बात होती है तो ये कहा जाता है कि वो इलेक्शन मशीनरी है, इलेक्शन मशीन के रूप में काम करते हैं, साम दाम दंड भेद कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और 24/7/365 स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है व्हेन इट कम्स टू विनिंग इलेक्शंस। और मैं कहूँगी विनिंग इलेक्शन नहीं, मतलब सरकार बनाने तक के सिचुएशन में। ऐसे में जो अब ये आखिरी का जो एक समय बचा है जिसमें डोर टू डोर बातचीत होती है, या हर बूथ को मैनेज करने के लिए हर बूथ तक अपने लोगों को खड़ा करने जैसी, जो बिल्कुल आखिरी लेवल का जब इलेक्शन लड़ा जा रहा होता है, अब जब उस मोड़ पर खड़ी है दिल्ली, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द जो पूरा एक नैरेटिव चल रहा है, मानिए अगर आम आदमी पार्टी एक एडवांटेज ले जाती है
ज्यादा सीटें ले जाती है, सरकार बनाने की स्थिति में भी आ जाती है, तो भी क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन पाएंगे बिकॉज ऑफ द लीगल इम्प्लीकेशंस दैट आर अराउंड हिम? और अगर नहीं बन पाएंगे तो क्या जनता इस मैसेज को पढ़ रही है? क्या लोग ये भी मान सकते हैं अपने वोटिंग डिसीजन में कि हम वोट किसी को रहे, अरविंद केजरीवाल को तो सीएम ये बनने नहीं देंगे, काम तो करने नहीं देंगे, ये सब पॉलिटिक्स चल रहा है, तो लेट्स चेंज आवर चॉइस दिस टाइम? अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो ये कानूनी तलवार लटक रही है, क्या ये फैसला बदलेगा दिल्ली की जनता का, प्रभावित करेगा? मुझे ये नहीं लगता कि ये डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा, लेकिन ये चर्चा का विषय है। लोग ये मानते हैं कि भाई इसको चलने नहीं देंगे, और वो थोड़ा सिंपैथेटिक है। बदल सकता था अगर दूसरे साथ विकल्प क्या है? रामवीर बिदूरी, विकल्प क्या है? कांग्रेस की तरफ से कौन है? किसको करेंगे वो? परेश वर्मा? व्हाट इज द नहीं, लेकिन ऑल्टरनेटिव? अगर जनता को ये मालूम है कि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, तो फिर क्या वो आतिशी आतिशी रहेगी, को एज ए आतिशी सीएम अगले रहेगी। 5 साल देखेंगे? हाँ ठीक है, सौरभ भारद्वाज आतिशी को के एज ए खिलाफ सीएम कोई 5 साल देखना आतिशी मंजूर के करेंगे? खिलाफ इतना कोई अभी एंटी इनकम्बेंसी, कोई एलर्जी फैक्टर चिल टाइप की चीज नहीं बनी हुई है अभी। और जहां तक सवाल ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी को मैच कर सकते हैं, देखिए बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी नहीं, को कोई लेकिन नहीं उनको मैच कर कठपुतली सकता। सीएम तो बोलते ही है ना, पपेट सीएम तो बीजेपी ठीक उनको है, बोल ही रही है। दैट्स ऑल राइट, कठपुतली सीएम रहेगी तो लेकिन फिर भी वो रामवीर बिदूरी और परेश वर्मा से तो लाख दर्जे बेहतर होगा ना भाई। कल को संजय सिंह ही बन जाए, वो लोग कहीं ज्यादा बेहतर होंगे परेश वर्मा और ये रामवीर बिदूरी से ना, या मनोज तिवारी से, या किसी और से। बीजेपी के पास कौन है, किसको भेजेंगे वो? हर्षवर्धन जी को तो उन्होंने घर बैठा दिया, तो अभी है कौन? व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? और जहां तक ऑर्गेनाइजेशनल मैचअप का सवाल है, अगर कोई पार्टी है विपक्ष में, अमिताभ जी की राय से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि विपक्ष में अगर कोई पार्टी है जो ऑर्गेनाइजेशनली थोड़ा करीब करीब आती है इनके, तो वो अरविंद केजरीवाल यहाँ है, और ममता का अपना दूसरे ढंग से बंगाल में है। अदरवाइज उस टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप किसी का है नहीं, किसी ने तवज्जो नहीं दी। सब इंडिविजुअल सेंट्रिक पार्टीज हैं, पर्सनालिटी ओरिएंटेड। ठीक है, सुजाता जी, आपकी टिप्पणी इस पर? सीएम पोस्ट के लिए मुझे लगता है कि ये जो सीएम का चेहरा है ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा नॉन डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस है। जो काम नहीं हुए हैं, सड़क हो गई, गंदगी हो गई, उसके बाद जो बिजली पानी में जो लोगों के मीटर कट गए हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गए हैं वहाँ से, तो और फिर अरविंद केजरीवाल की खुद की छवि पे जो प्रहार हुआ, आघात हुआ है और क्रेडिबिलिटी डाउन हो गई है, वो डेटा भी दिखा रहा है। तो वो ज़्यादा बड़ा मुद्दा है दैन जस्ट द सीएम फेस, क्योंकि क्योंकि दिल्ली की जनता कोई झुग्गी झोपड़ियों में ही तो सिर्फ नहीं रहती है ना, बाकी जब अभी वो जानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल गए थे और उसकी वजह से डिलीवरी नहीं हुई, तो ये तो उनकी अपनी जिद थी, क्योंकि सरकार तो बाहर उनकी चली गई थी, सरकार तो जेल में नहीं गई थी, अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे। तो इसका वो ठीकरा दूसरे पर नहीं पड़ सकते, और वहां पर ट्रैकर दिखा सकता है कि हाँ सीएम के रूप में उनके मुकाबले कोई नहीं है, लेकिन डिलीवरी विल बी द फर्स्ट फैक्टर दैट पीपल विल कंसिडर व्हाइल वोटिंग। नीरजा जी, यहाँ से अरविंद केजरीवाल का भविष्य आप अब किस दिशा में जाती हुई देख रहे हैं, और दिल्ली के चुनाव नतीजों का भारत की राजनीति पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मैम? किस नजरिए में दिल्ली के नतीजे पढ़े जाने चाहिए? और अरविंद केजरीवाल मैं इसलिए भी मेंशन कर रही हूँ क्योंकि अगर दिल्ली, अभी वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, दिल्ली उनके हाथ से जाता तो फिर पंजाब दूसरा राज्य आपके पास है, वहां भगवंत मान चीफ मिनिस्टर है, ऐसा तो है नहीं कि उनको गद्दी से हटाकर आप बैठ जाएंगे। तो क्या फिर अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स पर फुल स्टॉप लग जाएगा दिल्ली हारे तो? देखिए, अगर सबसे ज्यादा स्टेक्स हाई है अरविंद केजरीवाल के लिए। बाकी दोनों पार्टियां, कांग्रेस अच्छा नहीं करती तो भी चलेगा, भाजपा अच्छा नहीं करती, हरियाणा महाराष्ट्र के बाद छोटा सा स्टेट है, हाफ स्टेट जैसे बोलते हैं दिल्ली को। नहीं, लेकिन फिर मोदी जी के लिए भी तो है ना, मोदी जी का थर्ड टर्म है मैम, मोदी जी का थर्ड टर्म है, और उनके थर्ड टर्म रहते रहते अगर दिल्ली नहीं जीत पाए तो उनके लिए भी इज्जत का ही सवाल है। वो आएगा कि इतने सालों के 25 सालों के बाद भी नहीं जीत पाए और ये शख्स खड़ा रहा उनके सामने, ये तो फ्लिप साइड है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी पॉलिटिक्स डामाडोल हो जाएगी। डू एंड डाई बैटल नहीं है भाजपा के लिए, केजरीवाल के लिए डू एंड डाई बैटल है। अगर दिल्ली हार गए, इनकी पार्टी हो सकता है तितर बितर हो जाए, टूट जाए, लोग छोड़ के
छोड़ना शुरू कर दें, तो उनके लिए स्टेक्स सबसे हाई हैं। अगर जीत जाते हैं, चौथी बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं अगर, तो फिर तो वो नई नजरों से उनको देखा जाएगा नेशनल लेवल पे भी। और जो रीजनल पार्टीज की पॉलिटिक्स है इंडिया ब्लॉक के अंदर, उसको बढ़त मिलेगी। ममता बनर्जी ऑलरेडी कह चुकी हैं कि लीडरशिप इंडिया का उनको देना चाहिए, और उस चीज में अगर अरविंद केजरीवाल जीत गए तो उस चीज को प्रोत्साहन मिलेगा, और ये टू द डिसएडवांटेज ऑफ कांग्रेस होगा। तो नेशनल लेवल पे भी भाजपा क्यों दिल्ली को इतनी अहमियत दे रही है, उसका एक कारण ये भी है कि वो मानती है कि अरविंद केजरीवाल उनके लिए आगे जाके खतरा बन सकता है। आज नहीं, आज तो 2 स्टेट्स हैं, लेकिन आगे जाके खतरा बन सकता है। कैसे मैम, इसको थोड़ा डिकोड करेंगे, आगे जाके कैसे खतरा बन सकते हैं? उनकी पॉलिटिक्स जो है ना, वो बीजेपी की पॉलिटिक्स से मिली जुली है, वो विपरीत नहीं है, और पॉलिटिकली सैवी हैं, जैसा कि आपने शुरू में कहा, पल्स को समझते हैं, सोशल मीडिया, न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज किया है। फर्स्ट पार्टी बीजेपी के अलावा जिन्होंने ये समझा इसकी अहमियत को, तो कहीं ना कहीं उनको, मुझे लगता है, नई नजरों से देखा जाएगा नेशनल रोल के लिए ना। वो नेशनल रोल 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन उसकी चिंता कांग्रेस को भी है, तो विकल्प की स्पेस है। और देखिए, 12 साल में नेशनल पार्टी बन जाना और चौथी बार सीएम बिड करना, और एक मूवमेंट से निकली पार्टी, हालांकि वो पार्टी विद डिफरेंस नहीं रही है और पार्टियों की तरह है, वो सही बात है, लेकिन फिर भी और कोई पार्टी ऐसी नहीं है कांग्रेस को छोड़ के, वो तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम से निकली है, पर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में असम गण परिषद को छोड़ के, जो कि असम तक सीमित है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं रही जो कि मूवमेंट से निकली हो और पॉलिटिकल पार्टी बनी हो और नेशनल पार्टी का स्टेटस एक्वायर किया हो, और जिसके लीडर 4th टाइम सीएम बनने की चेष्टा कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, मैं अब बातचीत के अंतिम पड़ाव पर हूँ, और मैं अब एक रिएक्शन और अपने सभी पैनलिस्ट से लूंगी। अमिताभ जी, आपका एक जवाब मैं जरूर इस पर चाहूंगी। हिंदुत्व का मुद्दा क्या ये दिल्ली में एग्जिस्ट करता है, लोगों को प्रभावित करता है? क्योंकि हमने देखा कि बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, यहाँ भी भाजपा की रैलियों में गूंजा है। देखिए, अगर 35 से 40% भाजपा का यहाँ पर कोर वोट है, जो मिनिमम उसको इतना मिलता ही है हर विधानसभा चुनाव में, तो उसमें से जरूर उसका एक कोर आइडियोलॉजिकल वोट ब्लॉक है यहाँ पर, जिसके लिए ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदुत्व फैक्टर सारे वोटर्स के लिए भाजपा के काम नहीं करता, बट एक सेक्शन है, अब वो सेक्शन कितना है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक सेक्शन ऑफ वोटर जरूर है दिल्ली में जिसपे हिंदुत्व का मैटर, हिंदुत्व का मुद्दा काम करता है और आगे भी करता रहेगा। इसलिए चाहे बटेंगे तो कटेंगे हो, चाहे एक है तो सेफ हो, हालांकि इस बार ज्यादा सुनने को नहीं आ रहा है। नुपुर शर्मा को चुनावी मैदान में उतारने की बहुत चर्चा थी, लोग बकायदा कैंपेन चला रहे थे नुपुर शर्मा को मैदान में उतारने के लिए। हाँ, क्योंकि एक क्या होता है, देखिए, वोट ब्लॉक्स हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, क्योंकि चुनाव, जैसे मैंने पहले कहा, आपको जिताता है स्विंग वोटर, आपका कोर आइडियोलॉजिकल वोटर आपको चुनाव जिता नहीं सकता। तो अगर आप नुपुर शर्मा को अगर आप खड़ा करते, तो जो मिडिल क्लास वोट है वो शायद उसको एक और रीजन मिल जाता स्विंग करने के लिए। तो अगर आप बहुत ज्यादा हार्डकोर हिंदुत्व करेंगे तो मिडिल क्लास वोटर आपसे छिटकेगा। तो ये एक फाइन बैलेंस है जिसको अचीव करना इतना आसान नहीं होता किसी भी चुनाव में, लेकिन एक सेगमेंट जरूर है जिसके लिए मैसेज भी जरूरी है। अगर आप वो नहीं देंगे तो अरविंद केजरीवाल भी सॉफ्ट हिंदुत्व तो खेल ही रहे, तभी तो कुछ माइनॉरिटी सेक्शन तो चुनावी हिंदू वाले वो जो पोस्टर है वो सब जगह खैर दिखाई देते हैं। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मैं एक टिप्पणी आपकी चाहूंगी मिल्कीपुर उपचुनाव पर भी, क्योंकि वो भी वहां पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन इस वक्त दिखाई दे रहा है, और बड़ी मैं चाहूंगी जरूर हमारे दर्शकों को वो रिसेंट तस्वीर दिखाइए। अवधेश प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से मतलब रोए हैं, उसको लेकर लोगों ने बड़ा रिएक्ट किया है। देखिए, मामला गंभीर है, संवेदनशील है, लेकिन क्या ये एक तरफा कर देगा चुनाव को? लड़ाई क्या सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है? नाक की लड़ाई है, योगी आदित्यनाथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो भी, जब महाकुंभ
जिस तरह से शुरू हुआ था उसके जब साए में ये चुनाव हो रहे थे और अभी जो वहाँ दुर्घटना घट गई है उसका जो इम्पैक्ट है क्या प्रभावित करेगा? जावेद जी, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं। मिल्कीपुर में लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी और भाजपा की है। कांग्रेस पार्टी समाजवादी को वहाँ सपोर्ट कर रही है। अगर इलेक्शन नॉर्मल कोर्स में हो रहा था तो समाजवादी पार्टी का जीतना वहाँ कोई बहुत आउट ऑफ कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होती, कोई ताज्जुब की बात नहीं होती, क्योंकि वो उनकी सीट है। आप लोग भूल जाते हैं कि वहाँ 2 बार मित्रसेन यादव जीते थे। एक बार जब वो सीपीआई में थे तब जीत चुके हैं एमपी का, 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट से फैजाबाद से जीत चुके हैं। तो लेकिन बाय इलेक्शन में अमूमन देखा जाता है रूलिंग पार्टी जीतती है, और उसमें अंत तंत्र जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, आप किसी भी निष्पक्ष आदमी को भेज दीजिए मिल्कीपुर में, और जो अल्पसंख्यक गांव हैं, बस्तियां हैं, उनमें वहां चले जाएं, वहां लोगों को डराया जाए। ऑलरेडी लोगों के पास फोन जा रहे हैं लोगों का कि आप निकलिएगा। जैसे रामपुर में हुआ था या मुरादाबाद में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें लोगों को, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको निकलने पे पाबंदी। अगर निष्पक्ष चुनाव होगी और शासन और पुलिस बल का इस्तेमाल अगर नहीं रहा, अगर वो लोग न्यूट्रल है, तो फिर मुझे ताज्जुब नहीं कि इस बार फिर समाजवादी पार्टी जीत जाए। लेकिन अगर ये लोग निष्पक्ष रहे तब। ओके, सुजाता पांडे जी, चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं वहां से, और वही कैंडिडेट हैं जो समाजवादी पार्टी में थे पहले, सूरज चौधरी की। चंद्रशेखर आजाद की जो पॉलिटिक्स है उसके मद्देनजर मिल्कीपुर में आप क्या कोई इम्पैक्ट उनका देखती हैं? कि मुझे चंद्रशेखर आजाद का तो एक ही इम्पैक्ट दिखता है, वो अखिलेश यादव के जो वोट बैंक में डेंट करना। और दूसरी बात यह है कि मुल्कीपुर की सीट जो है योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा की सीट भी है। उन्होंने अपने लिए रखी थी, ये कुंदरकी की सीट रखी थी और ये रखी थी जिसमें जीत। और कुंदरकी आपको पता है कि एक मुस्लिम बाहुल्य सीट थी, वहाँ पे तो कोई कह ही नहीं सकता था कि बीजेपी जीत गई, पर बीजेपी जीत गई। तो और जिस तरह से मिल्कीपुर में मंत्रियों को लगा रखा योगी आदित्यनाथ, वहाँ पे 8 से अधिक सभाएं कर चुके हैं, रोजगार मेला लगा चुके हैं, तो हर एक चीज़ की जा सकती है और की जा रही है जो कि जिता दे। और मुझे लगता है कि काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि कुंदरकी आपको रिपीट होता हुआ दिखे मिल्कीपुर में। खासकर आज के जो कल का वीडियो आया है अखिलेश प्रसाद का रोते हुए, वो तो मुझे एक तरह से दिखा देता है कि पहले से जब कि क्या होने वाला है रिजल्ट में। ठीक है नीरजा जी, वो एक तरह से वो बदला भी होगा फैजाबाद का। जी नीरजा मैम, कुंदरकी का जो नतीजे रहे हैं और कुंदरकी के नतीजों को लेकर लोगों ने जिस तरह की बातें भी इससे पहले की हैं या जो आरोप लगाए गए, तमाम वीडियो आए थे कि वोट नहीं डालने दिया गया, रोक दिया गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब इलेक्शन जब नाक का सवाल बन जाए तो उसके बाद क्या क्या जमीन पर घट सकता है, ये एक सवाल है। इस आईने में जब आप मिल्कीपुर के इलेक्शन, बाई इलेक्शन को देख रही हैं मैम, क्या लग रहा है आपको वहाँ के समीकरणों को देखते हुए? मुझे लगता है बहुत सिंपली योगी आदित्यनाथ के लिए ये प्रेस्टीज का सवाल है। और जैसे कि जावेद ने बिल्कुल ठीक कहा, बाई इलेक्शंस में नॉर्मली फायदा रूलिंग ग्रुप को होता है, रूलिंग पार्टी को होता है, और इस समय तो नाक की लड़ाई से ज्यादा है। आपको याद होगा लोकसभा इलेक्शन के बाद एक मुहिम चली थी कि योगी आदित्यनाथ को रिजाइन करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जो कि यूपी में हार हुई थी, 33 सीटों तक पहुंच गए थे। तो वो मुहिम कुछ समय तक चली, केशव प्रसाद मौर्य यहाँ हफ्तों बैठे रहे दिल्ली में, फिर वो खत्म हो गई ये कह के कि योगी आदित्यनाथ का देखेंगे परफॉर्मेंस कैसे रहता है बाई इलेक्शन में। एक सेट ऑफ बाई इलेक्शन तो हो गए, लेकिन इसलिए हर बाई इलेक्शन योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत अहमियत रखता है। चलिए अब देखना ये होगा कि 5 तारीख को नतीजे क्या, वोटिंग किस तरफ जाती है, किसके पक्ष में जाती है, किसके खिलाफ जाती है। नतीजे 8 तारीख को आएंगे। लेकिन आज अपना एनालिसिस, अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करने के लिए इस कार्यक्रम में थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत धन्यवाद।